लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का अध्ययन किया था। साथ ही उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में किस प्रकार से बाइसीकरण करें, उसमें हमने सेल्फ बाइस और फिक्स्ड बाइस का भी अध्ययन किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ए एम्पलीफायर, प्रवर्धकों की आवृत्ति अनुक्रिया। एम्पलीफायर जो होता है उसका मुख्य काम यह है कि जो भी हमने उसको इनपुट सिग्नल दिया है उसको एम्पलीफाई करके हमें एज ए आउटपुट प्रदान करे। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिस लेवल का आउटपुट चाहते हैं उस लेवल का आउटपुट हमें किसी एक एम्पलीफायर से नहीं मिल पाता, तो फिर हम एक एम्पलीफायर के स्थान पर 2, 3 या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी काम में लेते हैं। लेकिन जब हम एक से अधिक एम्पलीफायर काम में लेते हैं तो उन एम्पलीफायर्स को आपस में जोड़ना होता है। अब जोड़ने के इसमें कई प्रकार के मेथड हैं, जिसमें कैपेसिटिंग कपलिंग है, आरसी कपलिंग है, ट्रांजिस्टर कपलिंग है। लेकिन जब भी हम एक से अधिक एम्पलीफायर को जोड़ते हैं तो उन सभी एम्पलीफायर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रेस्पॉन्स हमें अलग अलग मिलता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कहते हैं किसी एम्पलीफायर का। क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, हाई फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मिड फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब इन सभी फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि जैसे ही हम एक से अधिक एम्पलीफायर को किसी कैपेसिटर के थ्रू जोड़ेंगे, किसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू जोड़ेंगे, तो जोड़ते वक्त जब भी दो स्टेज को हम जोड़ेंगे तो हमें कई प्रकार की अनवांटेड इम्पीडेंस भी मिलती है। अब वह इम्पीडेंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर उसकी वैल्यू अलग अलग रहती है। कभी एक फ्रीक्वेंसी पर वो नेगलेक्ट हो जाती है, किसी फ्रीक्वेंसी पर उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर उसको हमें सर्किट में शो करना होगा। तो यहाँ पर हम यही देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीफायर किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पर जो कपलिंग के जो मेथड दिए हैं उन मेथड में से यहाँ पर सामान्यतः 3 मेथड लिखे हैं। एक है कैपेसिटेंस कपलिंग, एक है आरसी कपलिंग और एक है ट्रांजिस्टर कपलिंग। यहाँ पर जो अपने एज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपने कपलिंग है वो है आरसी कपलिंग, और यहाँ पर 2 स्टेज का एम्पलीफायर बना है। एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर के साथ में जोड़ा है। अगर यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो एक एम्पलीफायर तो अपना ये वाला पार्ट इसके पहले इस लाइन के इस तरफ पहला स्टेज है, और एक दूसरी लाइन अपन यहाँ पर और खींच दें इसे, तो इस लाइन के दूसरी तरफ दूसरा एम्पलीफायर है। लेफ्ट साइड वाले को कहेंगे हम फर्स्ट स्टेज, और
दूसरे वाले साइड को जो राइट हैंड साइड में है उसको कहेंगे हम सेकेंड स्टेज। तो एक फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, दूसरा सेकंड स्टेज एम्पलीफायर, और इन दोनों को हमने यहाँ एक कैपेसिटर के थ्रू जोड़ा है, जिसको यहाँ हम कपलिंग कैपेसिटर कहेंगे, वो है CC। यहाँ हमने लिया है RC कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो कैपेसिटर तो हमें यहाँ मिल गया, या ये जो है जिसके थ्रू हमने जोड़ा है, लेकिन जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस रहेगा कि जिस वायर के थ्रू हम दोनों स्टेज को जोड़ेंगे उस वायर का रजिस्टेंस रहेगा, इसलिए इसको RC कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कहते हैं। यहाँ पर सात ही रजिस्टेंस दिए हैं R1, R2 और RL। ये तीनों रजिस्टेंस जो है ये हर एम्पलीफायर को, प्रत्येक ट्रांजिस्टर को उचित बाइस प्रदान करते हैं। साथ ही रजिस्टेंस RE जो है उसके थ्रू हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं, और आउटपुट जो हमने यहाँ पर लिया है वो आउटपुट लिया है सेकंड स्टेज का जो अपना एम्पलीफायर है उसके आउटपुट टर्मिनल पर VO। चूँकि इसे हमने एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू जोड़ा है, इसलिए इसको हम RC कपल्ड एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी कहते हैं। यहाँ पर जो कैपेसिटर CC है जिसके थ्रू हमने दोनों एम्पलीफायर को जोड़ा है, वो कैपेसिटर CC फर्स्ट स्टेज का जो एम्पलीफायर है, ये वाला पार्ट, इसका जो आउटपुट अपने को मिला, उस आउटपुट में यदि कोई DC कंपोनेंट है तो उन DC कंपोनेंट को तो ये कैपेसिटर CC रोक लेता है और अपने में से केवल AC सिग्नल जो है उसी को ही ट्रांसमिट करता है। चूँकि यह DC कंपोनेंट को रोक लेता है, इसलिए इसको हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं, अवरोधी संधारित्र, ब्लॉकिंग कैपेसिटर। पहले जैसे बताया कि रेजिस्टेंस R1, R2, RL और RE जो है वो ट्रांजिस्टर को उचित बाइस प्रदान करेंगे, और साथ ही इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसके स्थायित्व को भी बनाए रखते हैं। अब यहाँ पर जो ये दो स्टेज का एम्पलीफायर हमने बनाया है, RC कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसका हम देखेंगे कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज पर किस प्रकार से वर्क करेगा, किस प्रकार से रेस्पॉन्स करेगा। तो मिड फ्रीक्वेंसी पर अपना एक तो जो कपलिंग कैपेसिटर है CC, उसकी इम्पीडेंस, और एक बाईपास कैपेसिटर जो था CE, उसकी इम्पीडेंस का मान नगण्य रहता है। और नगण्य रहने का अर्थ है कि उनकी इम्पीडेंस लगभग 0 मान लीजिए, और यदि 0 मान ली जाए तो वो उन्हें हम एज ए शॉर्ट भी माना जा सकता है, लघुपतित माना जा सकता है। नेक्स्ट,
जो अनवांटेड कैपेसिटेंस है, जो कि फर्स्ट अनवांटेड कैपेसिटेंस जो है, जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में पार्श्व पतित करती है, पैरेलल रहती है, उनकी इम्पीडेंस का मान इस फ्रीक्वेंसी रेंज में अत्यधिक होने के कारण उन्हें हम एज ए ओपन सर्किट या ओपन माना जा सकता है। यदि हम ये जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हमने लिया है, उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हम हाइब्रिड पैरामीटर के तुल्य सर्किट बनाएं तो वो सर्किट अपने को मिलेगा ऐसा। ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ज़रा ध्यान से देखें तो और तो हमने लगभग ये जो इस HIE को छोड़ दें, इस वाले पार्ट को, तो बाकी सर्किट वही है जो हमने पहले बनाया था। लेकिन यहाँ पर ये जो HIE है वो HIE है कि फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को हम जब सेकेंड स्टेज पर इनपुट करते हैं तो वहाँ पर सेकेंड स्टेज का जो एम्पलीफायर था उसका ये इनपुट रेजिस्टेंस, और ये इनपुट रेजिस्टेंस इस लोड रेजिस्टेंस RL के सदैव पैरेलल रहता है, और इसकी वजह से यदि हम फर्स्ट स्टेज का प्रभावी रेजिस्टेंस निकालें तो वो रेजिस्टेंस आएगा इस RL और HIE का पैरेलल आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और जब प्रभावी प्रतिरोध निकालें तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस, और तो हमें इक्वेशन मिलेगी फर्स्ट, ZL इज इक्वल टू HIE RL अपॉन RL प्लस HIE। इनपुट वोल्टेज जो है वो V1 इज इक्वल टू है HIE इंटू IB, यहाँ से निकालेंगे इन दोनों से। आउटपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज रहेगा, आउटपुट वोल्टेज V2 इज इक्वल टू आउटपुट करंट IC इंटू प्रभावी प्रतिरोध ZL विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आउटपुट जो सिग्नल मिलेगा उसमें हमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है। यहाँ पर ZL की वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन आएगी, और लास्ट में इक्वेशन हमें सोल्व करने पर मिलती है कि V2 इज इक्वल टू माइनस HFE इंटू IB मल्टीप्लाई बाई HIE RL अपॉन RL प्लस HIE। आउटपुट वोल्टेज हमें मिल गई, इनपुट वोल्टेज अपने पास है, तो हम अब वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं, और वो वोल्टेज गेन को हमने लिखा यहाँ पर AV से। चूँकि हम यहाँ पर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में निकाल रहे हैं इसलिए इसके साथ में सब स्क्रिप्ट M भी जोड़ा है, तो AVM इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज V2 अपॉन इनपुट वोल्टेज V1। यहाँ पर V2 की जगह V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, और V1 की जगह V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर अपने पास इक्वेशन आती है कि AVM इज इक्वल टू माइनस HFE IB इंटू HIE RL अपॉन RL प्लस HIE इंटू HIE इंटू IB। सोल्व करने पर अपने पास आएगी एज ए मैग्नीट्यूड वोल्टेज गेन इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज इज इक्वल टू HFE इंटू RL अपॉन RL प्लस HIE।
यदि इसकी चालकता की फॉर्म में निकालें तो चालकता का फॉर्मूला होता है HFE/HIE। यहाँ से HFE की वैल्यू निकालिए और उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो लास्ट में वैल्यू आती है कि AVM GMHIE/RL/RL+HIE। तो ये तो वोल्टेज गेन आया अपना कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में, जहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस थी वो बहुत कम थी, इसलिए उसको हमने एज ए शॉर्ट माना और उसके इम्पीडेंस को हमने नहीं लिया। तो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में जो वोल्टेज गेन है उसका फॉर्मूला ये रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इसी में ही वो आएगा फिर अपना लो फ्रीक्वेंसी रेंज में। अब लो फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांजिस्टर किस प्रकार से रेस्पॉन्स करेगा उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।